जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिवीजन क्लास नंबर 2 पर हैं। बेसिकली अपनी क्लासेस रिवीजन पर्पस से भी है, प्रिपरेशन पर्पस से भी है। अगर आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, आपके लिए एक यूजफुल रहेगा ये सेशन। इसके अंदर में हम लोग आज सीखेंगे कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन कब कब नेसेसरी होता है और मोर इंपॉर्टेंटली कब कब नेसेसरी नहीं होता है। फिर हम लोग को नहीं, कंसिडरेशन का टॉपिक पेंडिंग है कि व्हेन इट इज नेसेसरी और व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी बेसिकली। फिर उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोगों को सीखना है कि फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट, इन सारे टर्म्स के बारे में हम लोगों को सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसिडरेशन टर्म के बारे में हमने आपको लास्ट क्लास में भी सिखाया था, लेकिन जस्ट एक स्मॉल चर्चा हुई थी। आज इसके बारे में और डिटेल में हम लोगों को डिस्कस करना है। हमने आपको सिखाया था कंसिडरेशन का मतलब क्विड प्रो क्यो, माने समथिंग इन रिटर्न। तो जो आप बदले में देते हैं उसे कहते हैं कंसिडरेशन। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट तभी होता है, हम लोगों ने सीखा, जब अग्रीमेंट हो। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट। एंड व्हाट इज एन अग्रीमेंट? इट इज प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज अ अग्रीमेंट। तो एक बहुत एसेंशियल सा एलिमेंट है हमारा कि कंसिडरेशन होना चाहिए। भैया कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न, ऑल्सो कॉल्ड एज क्विड प्रो क्यो। हमने आपसे कहा कि हम आपको 20 रुपए देंगे, बदले में आप मेरे को एक पेन सेल करोगे, तो 20 रुपए जो हम आपको दे रहे हैं वो आपके लिए कंसिडरेशन, और बदले में जो आप मेरे को पेन दे रहे हो वो मेरे लिए कंसिडरेशन। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने सीखा कि कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, यानी हमने आपको जो 10 रुपए दिए थे, 20 रुपए दिए थे, याद है? मेरी 20 रुपए की एक उधारी थी आपके ऊपर, उसके बदले आज मेरे को एक पेन सेल कर दो। पास्ट, मेरा कंसिडरेशन किसमें था? पास्ट। ठीक। हम आपको अभी एक 20 रुपए दे रहे हैं, इसके बदले मेरे को एक पेन सेल कर दो। प्रेजेंट। हम आपको 20 रुपए दे देंगे। फ्यूचर आपका भी हो सकता है कि सर फिर हम भी आपको पेन दे देंगे, तो आपका भी कंसिडरेशन क्या हो गया? इन फ्यूचर। माने कंसिडरेशन पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, और फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। ठीक है। इसका डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2D में। ठीक है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, when the desire of the promisor, the promisee or any other person, तुमने वादा किया था तुम हमको दोगे पैसा या पेन डिलीवर करोगे तो तुम हो गए promisee। तो when the desire of the promisor, the promisee or any other person does or abstain from doing something, यानी कुछ करना और कुछ नहीं करना दोनों कंसिडरेशन हो सकता है। जैसे कल हमने आपको सिखाया था, मेरी दुकान के बगल में अपनी दुकान मत खोलना, हम आपको लाख रुपए देंगे। तो not to do something can also be a consideration. It can be a positive act, it can be a negative act. ये करो पॉजिटिव एक्ट, ये मत करना नेगेटिव एक्ट। तो to does or abstain from doing something, has done or abstained from doing something, यानी पास्ट के अंदर में कुछ ऐसा नहीं किया, वो भी एक कंसिडरेशन हो सकता है। और promises to do or not to do something, यानी फ्यूचर में करेंगे या ये चीज नहीं करेंगे, ये भी एक कंसिडरेशन हो सकता है। तो डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी आज करना, हैज डन या एब्सटेन्ड, एब्सटेन्ड का मतलब नहीं कर, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग कैन ऑल्सो बी अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स, 2 एसेंशियल एलिमेंट्स थे कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर एंड कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन। अब सुनो ध्यान से,
एवरीबडी, एक बड़ा फेमस केस स्टडी है, एक बड़ा फेमस केस स्टडी है, इसका नाम सुनना। इस केस स्टडी का नाम है चनैया वर्सेस रमैया। चनैया वर्सेस रमैया। तो चनैया वर्सेस रमैया, मद्रास ये वो। A lady by a deed of gift over a certain property to her daughter, directing her to pay annuity to the donor's brother as had been done by the donor herself before she gifted the property. What happens? एक लेडी मरने वाली थी। ये मरने वाली थी। ये मरते मरते अपनी डॉटर से कहती है कि हम तुमको अपनी वो रामगढ़ वाली जमीन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? रामगढ़ वाली जमीन तुम्हारे नाम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो, तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे एक मामा भी हैं। कहती हाँ, कंस मामा। कहते हाँ, वो जो तुम्हारे मामा हैं उनको तो हम कुछ नहीं दे रहे, लेकिन ये जमीन हम पूरी की पूरी तुम्हारे नाम कर दे रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, होता क्या है कि ये तो मर जाती है। अब इसने मरते मरते अपनी रीट पे क्या लिखा कि देखो, हम तुम्हारे नाम ये जमीन कर रहे हैं, लेकिन तुम इसका कुछ एन्युटी यानी सालाना पैसा अपने मामा को भी देते रहे। कुछ सालाना पैसा 50,000 लाख रुपए अपने मामा को देते रहे। तो ये लेडी ने मरते मरते जमीन किसके नाम कर दी? अपने डॉटर के नाम, और कहा कि इसमें से पैसा किसको देते रहना? थोड़ा थोड़ा मामा को भी देते रहना, ठीक है। बाद में ये मर गई। अब क्या हुआ कि इसके मामा आकर के इससे पैसा मांगते हैं, पर देखो कलयुग है, केस हुआ उल्टा। हर बार मामा अत्याचार करता था पीछे, ठीक है। तो वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ बैड मामास, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम कंस मामा टू बाहुबली वाले मामा, शकुनी मामा, ठीक है। तो वी हैव अ वैरायटी ऑफ विलेन मामास। आउट ऑफ दिस देयर वाज अ कंट्रोवर्सी कि नहीं, नाउ दिस टाइम मामा नहीं, भांजी टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग। भांजी सेड कि कौन मामा, कैसा मामा? हाँ मामा, देयर इज मामा, इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस जो आप मेरे से इतना पैसा मांग रहे हो? मामा सेड, अरे वो दीदी ने जमीन नाम किया था ना तुम्हारे। तो शी सेड, सुनना मेरी बात, शी सेड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस, एंड देयर इज, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट देन देयर इज नो कंसिडरेशन। क्या कंसिडरेशन है जो आपने मेरे को दिया जिसके बदले हम आपको पैसे दें? टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपने अंकित सर की क्लास नहीं की है? टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये भी कहता है मैंने किया है और मैंने पूरी क्लास की। तो ही रिप्लाइज एंड सेज कि कंसिडरेशन मस्ट फ्लो एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, इट मे फ्लो फ्रॉम एनी पर्सन, इट मे बी गिवन बाय प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन। मैंने कंसिडरेशन दिया नहीं तो क्या, मेरे बिहाफ पे इसने तो दे दिया है, दीदी ने तो दे दिया है तुमको। शी शॉक्ड, अरे ऐसा कैसे? आपके साथ, अगर हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप ना मेरे को कंसिडरेशन दोगे ना। आपके बिहाफ पे कंसिडरेशन देने वाला कोई भी हो सकता है, लेने वाला वही पर्सन होना चाहिए। अगर मेरा पैसा बकाया है तो आप पैसा दोगे मेरे को, मेरे बिहाफ पे किसी और को नहीं दे आओगे। ये नहीं आपके बिहाफ पे सर हम किसी और को, आपके दोस्त को दे आए, नहीं, हमको चाहिए। लेकिन देने के लिए ये बताओ, अगर तुम्हारा पैसा बकाया है तो तुम या तुम्हारा कोई दोस्त भी आकर के पैसा चुका सकता है। हाँ, कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जो देने वाला पर्सन है वो कोई भी हो सकता है। क्या थर्ड पार्टी टू कंसिडरेशन हो सकता है? जी हां, थर्ड पार्टी टू कंसिडरेशन हो सकता है। फिर से सुन लो, कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन दी प्रोमिसी ऑल्सो, बट इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। भैया हम या तो हमको दो या हम जिसको कहेंगे उसको दो, लेकिन देने वाला कोई भी हो सकता है। अब फिर वो चाहे तुम दो या तुम्हारे बिहाफ पे कोई और आकर के दे, स्टिल उसको वैलिड माना जाएगा। तो मामा ने क्या कहा कि देखो भांजी, हमने अभी पूरा लॉ नहीं पढ़ा है, यहां पे कंसिडरेशन हमने नहीं दिया तो क्या, दीदी दे के गई थी, तो इसे एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा।
कोर्ट ने ऐसा होल्ड किया एंड फिर फाइनली डिसीजन किसके हक में आया? मामा के। इज दिस क्लियर? दिस वॉज द केस स्टडी ऑफ चन्नैया वर्सेस रमैया। In the live chat, students, please confirm, is this clear? अगला है आपका, students in the live chat, everybody out here, is this clear? पक्का? अगला है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि देयर कैन नॉट बी अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। देयर कैन नॉट बी अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। से फॉर एग्जाम्पल दो लोगों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जानवी एंड रिया, जानवी और रिया के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो क्या अंजलि, तो क्या अंजलि आकर के केस कर सकती है? अगर जानवी और रिया के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो अंजलि आकर के केस कर सकते हैं? रुको, तुम केस नहीं कर रहे हो, हम केस कर देते हैं। ठीक है, जानवी और रिया के बीच में एक से फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर सर्विसेज को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, या चलो कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं ना। जानवी इज एन एयरलाइन कंपनी, रिया इज अ कस्टमर। रिया ने इनकी एयरलाइन कंपनी से टिकट्स बाय किया है। इज देयर अ कॉन्ट्रैक्ट? टिकट बाय करने पे क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है? यस, टिकट बाय करना भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हम आपको इतना पैसा देंगे, उसके बदले आप मेरे को ये सर्विसेज देंगे। बाद में एयरलाइन कंपनी ने कर दिया धोखा, इनको इनकी प्रॉमिस की गई सीट अलॉट नहीं किया गया, इनके साथ में इनका शेड्यूलिंग चेंज कर दिया गया, इनको इन्फॉर्म नहीं किया गया। जानवी उदास है या नहीं है? अरे उदास हो या नहीं? क्या नहीं? बोलो हाँ। हाँ, ये उदास है, लेकिन ये है सीधी बच्ची। अब इसके बिहाफ पे इसकी एक वकील दोस्त आती है, क्या नाम? अंजलि आती है और अंजलि आके कहती है जानवी रुको, हम केस करेंगे, तुमको ना, तुम परेशान मत हो, हम केस कर देते हैं तुम्हारे बिहाफ पे। तो ये बताओ, क्या अंजलि अपने नाम पे केस कर सकती है ऐसे ही कि तुमने इसको सर्विसेज रेंडर नहीं किया? नहीं, देयर कैन नॉट बी थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, आप इनका केस प्रिपेयर करिए, इनके नाम पे फाइल करिए, बट इट हैज टू बी जानवी वर्सेस और रिया वर्सेस दी जानवी एयरलाइंस कंपनी, है ना? देयर कैन नॉट बी थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अंजलि आकर के उसके अंदर में पार्टी टू द केस नहीं बन सकती। देयर कैन नॉट बी अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इज दिस क्लियर? दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जैसे मान लो दो लोगों के बीच में कोई केस हुआ, तो तीसरा पर्सन उसके अंदर में जाकर के स्यू नहीं कर सकता। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन? कंसिडरेशन में भी या तो फ्यूचर का कॉल्ड एज एग्जीक्यूटरी या फ्यूचर कंसिडरेशन, या तो प्रेजेंट का कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। तो एग्जीक्यूटरी यानी फ्यूचर में करेंगे, एग्जीक्यूटेड यानी या तो कर दिया या तो फिर बस कर रहे हैं। बेसिकली कर दिया तो एग्जीक्यूटेड, करेंगे तो एग्जीक्यूटरी। अगर कंसिडरेशन फ्यूचर में पे करेंगे एग्जीक्यूटरी, कंसिडरेशन पास्ट में पे कर दिया या कर रहे हैं इट इज एग्जीक्यूटेड। इज दिस क्लियर? तो बताओ, हमने आपको 100 रुपए दे दिया, उसके बदले आपने मेरे को गुड सप्लाई कर दिया, दिस इज एग्जीक्यूटेड। या 100 रुपए दे रहे हैं, उसके बदले पेन की सप्लाई ले रहे हैं, एग्जीक्यूटेड। लेकिन 100 रुपए देंगे, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी माने फ्यूचर। जो पास्ट में होता है उसको भी बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेड। हालांकि इन्होंने एक अलग से बना करके लिख दिया है पास्ट का कंसिडरेशन। ठीक है, तो एक हो गया एग्जीक्यूटरी फ्यूचर, एग्जीक्यूटेड प्रेजेंट, और मेरे हिसाब से पास्ट भी, और एक हो गया पास्ट कंसिडरेशन, जहां पे कंसिडरेशन कहां पे था? इन द पास्ट। नेक्स्ट, अच्छा आप इसके अंदर में एक चीज जरूर से लिखना कि देयर कैन बी थर्ड पार्टी टू कंसिडरेशन। प्लीज राइट डाउन वन थिंग, देयर कैन बी थर्ड पार्टी टू अ कंसिडरेशन। रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन में या कहीं पर भी आप लिख लीजिए,
there can be third party to a consideration. There can be third party to a consideration. It must, there can be third party to consideration के बाद लिखना, आप ये मत खोजिए कहां लिखा है, इसको लिख लीजिए बस पेंसिल से. It must flow at the desire of promisor. It must flow at the desire of promisor, but it may flow from promisee or any other person. सर अगर बिना कंसिडरेशन के हम कॉन्ट्रैक्ट कर ही दें तो उसे क्या माना जाएगा? वॉइड. सर वॉइड माने क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इनफोर्सिएबल ना हो. बोलो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इनफोर्सिएबल ना हो. तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर नॉट इनफोर्सिएबल. ठीक है. तो आप कोर्ट में जैसे मान लो हमने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम तुमको सो एंड सो सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना. हमने तुमसे कहा कि हम तुमको कुछ अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे और उसके बदले में क्या लेंगे ये हमने वहां पे मेंशन नहीं किया. तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं. क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इसमें बदले में क्या ले रहे हैं वो नहीं लिखा हुआ है. ठीक है. तो कंसिडरेशन दोनों पार्टीज के लिए होना चाहिए. हम आपको दे रहे हैं उसमें भी, आप मेरे को दोगे उसमें भी. सर लेकिन अगर गिफ्ट दे दें तो, मान लीजिए गिफ्ट में दे दिया हमने, तो कंसिडरेशन होना कंपलसरी नहीं. तो हम लोग आगे उन केसेस के बारे में सीखेंगे जहां पे कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं. लेकिन सबसे पहले कहा गया कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड. ठीक है. इसे हम लोग कहते हैं, ध्यान से लिखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं वॉइड एब इनिशियो. क्या शब्द है इसके लिए? वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज. वॉइड फ्रॉम इनिशियल स्टेज. शुरुआत से ही ये वॉइड है. वॉइड फ्रॉम इनिशियल स्टेज यानी वो शुरुआत से ही वॉइड है, वैलिड नहीं. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड एज वॉइड एब इनिशियो. देखो कभी कभी क्या होता है, सर वॉइड एब इनिशियो और वॉइड में फर्क होता है क्या? हाँ थोड़ा सा. जैसे समझो हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपके लिए एक हफ्ते बाद एक कॉन्सर्ट है उसमें गाना गाएंगे. ठीक है. और हुआ क्या, 4 दिन के बाद मेरा गला बैठ गया. ठीक है. 4 दिन के बाद मेरा गला बैठ गया. अब मेरा गला स्थिति में नहीं है कि हम गा सके. तो क्या आप जबरदस्ती उसको एग्जीक्यूट करवा ही देंगे कि नहीं, खिंच करके गाना तो पड़ेगा ही नहीं. आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम क्या? वॉइड. जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किए थे उस समय तो सही था. ठीक. तो ये वॉइड बाद में जाकर के बना, इनिशियली वॉइड नहीं था. लेकिन इनिशियली हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपके लिए कॉन्सर्ट में गाना गाएंगे और बदले में कुछ कंसिडरेशन हमने मेंशन नहीं किया. तो कंसिडरेशन ही अगर मेंशन नहीं है तो शुरुआत से ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा. समझ गए बात को? अच्छा, एक और चीज सीखना, एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं वॉइड का, जिसमें शुरुआत में वॉइड नहीं था, बाद में जाकर के वॉइड बना. एक्स ने प्रॉमिस किया वाई को कि वो उसको घोड़ा बेचेगा. घोड़ा दिखाते वो देखो काला वाला दौड़ा जो मस्त तगड़े तगड़े दौड़ रहा है, वो वाला घोड़ा हम तुमको बेचेंगे.
1 महीने के बाद बेचेंगे, लेकिन वो 1 हफ्ते बाद ही, निर्दयी बच्चे कैसे एकदम फटाफट के, वो 1 हफ्ते के बाद ही निकल लेता है। तो इन दैट केस ये बताओ 1 महीने बाद जबरदस्ती वो मेरे पर केस कर देगा कि नहीं घोड़ा बेचो घोड़ा बेचो, नहीं भैया घोड़ा इज डेड। तो फिर ये वॉइड एब इनिशियो नहीं था, लेकिन बाद में जाकर के क्या बन गया, वॉइड। कंसिडरेशन में भी एब्सिस्टेंस या प्रॉमिस, यानी कुछ करने का या कुछ नहीं करने का, दोनों ही कंसिडरेशन हो सकता है। देयर मस्ट बी म्यूचुअलिटी, यानी आप दोनों अपनी मर्जी से कुछ करें, दोनों पार्टी अपनी मर्जी से कुछ करें, जबरदस्ती नहीं। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट वेग, इनडेफिनेट और इल्यूशनरी। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि ये सवाल देखते हैं कि कौन सॉल्व करके दिखाएगा, तो बच्चे पूछते हैं बदले में क्या दोगे, उन्होंने कहा बदले में देंगे शाबाशी। तो वहीं पे सबका मन टूट जाता है, नहीं करना। तो ये बताओ मेरा शाबाशी देना वेग है, हाँ, रियल है ना, इल्यूजरी है, हाँ, तो इट मस्ट नॉट बी वेग, इट मस्ट बी रियल, इट मस्ट नॉट बी इल्यूजरी। ठीक है, वो वेग, इनडेफिनिट या इल्यूजरी नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी रियल। जैसे एक बच्चा प्रॉमिस करता है अपने पापा से अगली बार से शैतानी नहीं करेंगे, तो शैतानी नहीं करेंगे क्या एक्चुअल कंसिडरेशन है? नहीं। समझे कि नहीं समझे? अगली बार से सच बोलेंगे, अगली बार से होमवर्क टाइम पे करेंगे, ठीक है, बस इस बार चॉकलेट दिला दीजिए, तो क्या ये एक रियल कंसिडरेशन माना जाएगा? नहीं। तो इट मस्ट बी रियल, नॉट वेग, इनडेफिनिट या इल्यूजरी। कंसिडरेशन का कुछ वैल्यू रखना इंपॉर्टेंट है, एडिक्वेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो अगर हमने आपसे कहा कि हम आपको अपना एक ये मोबाइल फोन देंगे, ठीक है, और ये मोबाइल फोन हम आपको देंगे 10 रुपए में, क्या ये वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा? हम अगर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें कि 10 रुपए में हम आपको अपना मोबाइल फोन बेचेंगे, क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? इन द लाइव चैट स्टूडेंट्स प्लीज आंसर यस और नो, विल इट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? 10 रुपए में आपको बेचेंगे, अमाउंट करेक्ट नहीं, तो अमाउंट सही होना चाहिए ना। द आंसर इज यस, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कंसिडरेशन, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कि आप निकालेंगे? हम 10 रुपए कहें या 10 लाख कहें, वैल्यू तो मेरी निकालें। यही बेचारी डांट सुन रही, सबको बोल रहे हैं इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कि आप निकालेंगे? आप मतलब हम इधर, ठीक है, तो हम निकालेंगे इसकी वैल्यू। हम इसकी वैल्यू 10 रुपए रखें, 10 लाख रखें, मेरी मर्जी। हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया वो अलग बात है, ठीक है, वो एक अलग बात है, ठीक है। क्या पता आपको बाद में मालूम चली तो खिलौने वाला था, ठीक है, सब केस करेंगे। इसमें ऐसे वो बटन दबाने पे इसमें आ जाता हेलो हेलो ट्रिंग ट्रिंग हेलो हेलो। हाँ हाँ, हमको मालूम है तुम लोग को बचपन याद आ गया अपना। हाँ सर, वो एक बटन दबाने पे ऐसे हो पता। चलो खैर, कंसिडरेशन होना जरूरी है, वो एडिक्वेट हो ऐसा जरूरी नहीं। देयर इज नो कंडीशन एज टू एडिक्वेसी। बोलो, एडिक्वेसी का मतलब एडिक्वेट होना, एडिक्वेसी का मतलब सफिशिएंट अमाउंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। चाहिए थी, देयर इज नो कंडीशन, ऐसे कर, देयर इज नो कंडीशन एज टू, देखते देखते आंखें बंद हो गई। देयर इज नो कंडीशन एज टू, बोलिए दीदी। नो कंडीशन एज टू एडिक्वेसी, ठीक है, तो एडिक्वेट हो ऐसे जरूरी नहीं। सर ये सब पूछेगा क्या एमसीक्यू में? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेटिंग टू कंसिडरेशन?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेटिंग टू कंसिडरेशन? कंसिडरेशन में फ्लो फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी ऑल्सो. कंसिडरेशन में फ्लो फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी. कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. ये है कंडीशन. अभी से कंफ्यूज होने लगे तुम लोग. कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट. नहीं. बढ़िया एमसीक्यू. ऐसे पूछेगा तो तुम लोग समझ रहे पूछेगा कैसे? इस प्रकार से पूछेगा. तो सर क्या ये सब अपने को ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल बैंग ऑन करेक्ट. आप लोगों को ये सब ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मल्टीपल टाइम. जितने टाइम्स पढ़ोगे. डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखना, प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस को अच्छे से क्लियर करने का एक बहुत स्पेसिफिक तरीका होता है. कई बार क्या होता है, हम लोग प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में पढ़ रहे होते हैं लेकिन उसको उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, गलत ढंग से पढ़ लेते हैं. प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर में ये बात बहुत ध्यान रखना कि आप बहुत ज्यादा काइंड ऑफ मटेरियल्स ना पढ़े. जैसे हम आपको यूजुअली दो चीजें रेफर कराते हैं. हम आपसे कहते हैं कि आप कोचिंग के नोट्स को रेफर करना और आप मॉड्यूल को रेफर करना. ठीक है. कोचिंग के नोट्स में आपको जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, वो आपको जो टिक कराते हैं वहां से देख लो. और उसके बाद इंस्टीट्यूट की मटेरियल को आपने एक बार देख लिया. आपने दोनों चीजों को एक बार रीड कर लिया और रीड करने के दौरान आपने उस पर टिक कर लिया कि ये बातें मेरे को पढ़नी है, बाकी सारी बातें मेरे को नहीं पढ़नी है. ठीक है. तो या उसमें भी बेहतर कि आप चाहें तो किसी एक चीज में, जैसे आप मान लो अगर आप कोचिंग की नोट से ही पढ़ रहे हो, आप मॉड्यूल में आपको कोई ऐसा अलग सा पॉइंट दिखाई देता है तो आप उसको कोचिंग की नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो. या कोचिंग के नोट से पढ़ रहे हो, मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, तो कोचिंग के नोट्स की एक्स्ट्रा बातों को आप मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर लो, एक पेपर लगा करके ऊपर नीचे लिख करके. लेकिन एक ही चीज को पढ़ना और उसको वापस से रिवाइज करना. जिस चीज को पढ़े हैं उसी चीज को बार बार रिवाइज करना. इसी से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. आज हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, कल किसी और चीज को, परसों किसी और चीज को. हमारी मेमोरी कभी बिल्डअप नहीं होगी. हमारी मेमोरी तभी बिल्डअप होगी जब हम एक ही चीज को बार 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 पढ़ते जाएं. ठीक है, समझ गए? और उसको एक बार पढ़ा, फिर रिवाइज किया, फिर तीसरी बार रिवाइज किया, फिर चौथी बार रिवाइज किया, फिर उसके एमसीक्यूज को देखा, प्रैक्टिस किया. सिंपल फंडा. हम लोग एग्जामिनेशंस में अच्छा करके आएंगे. क्योंकि हर बार जब आप ये मटेरियल पढ़ेंगे, हर बार इफ आई हैव टॉट वेल, आपको मेरी कही हुई बातें याद आएंगी. ठीक है, मेरा समझाए हुए कॉन्सेप्ट्स याद आएंगे हर बार जब आप इस कंटेंट को पढ़ेंगे. ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू रीड इट समटाइम्स एंड यू विल डू वेल. चलिए आगे. कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना कोई जरूरी नहीं. कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल एंड कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर देन द प्रोमिसेस ऑलरेडी बाउंड टू डू फॉर द प्रोमिसर. जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपका ₹1,00,000 मेरे पास में बकाया था. ठीक है, वो ₹1,00,000 तो आपको मेरे को देने ही थे, लेकिन अब आप बदमाशी कर रहे हैं. आपने कहा नहीं ₹1,00,000 नहीं देंगे. मैं कहा दे दीजिए. आपने कहा ₹1,00,000 नहीं देंगे, ऐसे ₹1,00,000 चाहिए. मैंने कहा हाँ. तो इसके बदले फिर ऐसा है, इसके बदले वो जो एक मेरा कॉन्सर्ट आपको याद है कैंसिल हो गया था आपकी आवाज खराब होने के कारण, उस पर आकर के परफॉर्म करिए, तब तो फिर हम भाई वो ₹1,00,000 आपका जो बकाया वाला है वो देंगे. गलत बात है दीदी. क्यों गलत बात है? क्योंकि वो आपकी लीगल बाउंडेशन जो है करने के लिए, उसके लिए आप मेरे को कुछ और करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. अब बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कंसिडरेशन कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो कि प्रोमिसी ऑलरेडी लीगली बाउंड है करने के लिए. प्रोमिसी ऑलरेडी लीगली बाउंड है करने के लिए. मेरा कुछ सामान जो है ना वो आपके पास रह गया था. मेरा कुछ सामान आपके पास रह गया था, आपकी दुकान पे गिर गया या मान लीजिए आपके घर पे रह गया. आपकी लीगल बाउंडेशन क्या है बताओ? अगर मेरा सामान आपके पास रह गया तो आपकी लीगल बाउंडेशन क्या है? आपको वो सामान मेरे को लौटाना पड़ेगा. लेकिन अब आप कह रहे हैं आपको अगर वो सामान वापस चाहिए तो आपको मुझे ₹10,000 देने पड़े. आपका उसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब रखा हुआ है, मैंने देख लिया है. चाहिए तो ₹10,000 देने पड़ेंगे. तो बताइए, आप जो लीगली बाउंड है करने के लिए, आप उसके लिए हमसे पैसा मांग रही हैं, क्या वो कंसिडरेशन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा. समझ गए बात को?
तो कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर देन द प्रॉमिस इज ऑलरेडी बाउंड टू डू फॉर द प्रॉमिस। तो कब कब कंसिडरेशन नेसेसरी है? इन जनरल सारे ही अग्रीमेंट्स में कंसिडरेशन नेसेसरी है, लेकिन अब यहां तक की बात तो समझ में आ गई ना, कंसिडरेशन के रूल समझ में आ गए। फिर कहा गया लेकिन इन कुछ केसेस के अंदर में, इन 5 केसेस के अंदर में कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है। इन 5 केसेस में कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं। कौन से 5 केसेस हैं जहां पे कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है? सबसे पहला, अगर आप कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग है एंड रजिस्टर्ड है एंड इट इज मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन से फॉर एग्जांपल आपने अपने भाई को, बहन को, पति पत्नी कोई भी, ठीक है, तो आपने उनको, सर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलेगा? नहीं, द पार्टीज मस्ट स्टैंड इन अ नियर रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, आप लोग कितना भी सोच लें, लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आर नॉट इन नियर रिलेशन, एग्जैक्टली नॉट इन नियर रिलेशन। ठीक है, इन लीगल टर्म्स, मतलब बेसिकली खून का रिश्ता होता है या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप रहता है, तो दे आर मोर इन नियर रिलेशनशिप। खैर, इट मस्ट बी एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। इट मस्ट बी एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड and it must be made out of natural love and affection। ठीक है, राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो जैसे क्या होता है, बहुत सी चीजों की रजिस्ट्री होती है, आपने सुना होगा। जैसे से फॉर एग्जांपल लैंड है, ट्रांसफर होता है तो उसके रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं, वैसे करके अगर कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्री होती है। तो बहुत सी चीजों की रजिस्ट्री होती है। तो अगर आप कुछ बिना कंसिडरेशन के करना चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन लॉ जो है इसका सबूत मांगता है। तो लॉ कहेगा कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाओ, और अगर तुम्हें सामने वाले को कुछ देना है बिना किसी कंसिडरेशन के तो दे दो, लेकिन कहां जाओ? रजिस्ट्रार ऑफिस में, और जाकर के इसकी रजिस्ट्री करवाओ, ताकि हम निश्चिंत रहे कि हाँ ये तुमने किया है बिना कंसिडरेशन के, निस्वार्थ भाव से, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन किया है। समझ गए बात को? दूसरा, तो उसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, इफ इट इज मेड टू कंपेंसेट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी डन समथिंग। हमने पास्ट में आपके लिए कुछ किया था, ठीक है, से फॉर एग्जांपल अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं इन योर कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है, बाद में जाकर के जब आप सीएस बन जाएं, उसके बाद आकर के आप हमसे कहें सर आपने पास्ट में जो हमारे लिए किया उसके लिए ये लीजिए आपके लिए गिफ्ट, ठीक है, तो इन दैट केस, ठीक है, इज इट नेसेसरी कि उसमें कोई कंसिडरेशन होना चाहिए बदले में? ठीक है, अब आप बदले में क्या दे रहे हैं ये बताइए। नहीं, इट इज समथिंग डन फॉर पास्ट। तो पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए आप आज भी कंपेंसेट कर सकते हैं। इफ इट इज प्रॉमिस इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज्ड देयरविथ और बाय हिज एजेंट टू पे अ डेट बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन। टाइम बार्ड डेप्ट इसको कहते हैं शॉर्ट में। बोलो क्या कहते हैं? टाइम बार्ड डेप्ट का मतलब क्या होता है ये समझो। मान लो मेरे पर सूट नहीं करेगा, ठीक है, इधर से ले लेते हैं, ठीक है, तुम लोगों का एग्जाम्पल हो गया अंजलि, जानवी, हाँ, एंड रिया। चलो थोड़ा थोड़ा करके नाम याद होता जा रहा है हमको। एंड उधर में आप दोनों क्या क्या ना, शिविका एंड श्रितिका, सिद्धि। तो श्रितिका एंड सिद्धि, अब से फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, श्रितिका ने सिद्धि से 10,000 रुपए उधार लिए हुए थे, ठीक है। सिद्धि की याददाश्त क्या उतनी तेज है? सिद्धि की याददाश्त वो खुद मानती है उतनी तेज नहीं। सिद्धि पैसे देकर के भूल गई। आज इसने दिए थे फाउंडेशन पे, यानी CSWT के अंदर में इसने पैसे दिए श्रितिका को, और बाद में जाकर के प्रोफेशनल्स के बाद जब ये लोग एक दिन CS बनने के बाद CS के कॉन्वोकेशन डे पे मिल रहे थे, ये देखती है अरे श्रितिका तुम, कहते सिद्धि तुम, ठीक है। 3 साल बाद श्रितिका एंड सिद्धि वापस से कॉन्वोकेशन वाले दिन मिलते हैं, और सिद्धि को याद आता है अरे वो 10,000 रुपया बाकी था मेरा, लाओ।
तो आपको मालूम है अगर 3 साल से ज्यादा का समय बीत गया और आपने अपने डेप्ट को क्लेम नहीं किया तो यू कैन नॉट क्लेम योर डेप्ट। ठीक है, ऑल्दो स्टिल यू हैव अ राइट बट यू कैन नॉट क्लेम योर डेट लीगली। आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते कि नहीं ठीक है हमको ये पैसा बकाया था दिया क्यों नहीं अभी तक। यू कैन नॉट क्लेम योर डेट लीगली। 3 साल के अंदर अंदर में भी नोटिस भेजा, उससे कहा पैसा देने के लिए नहीं, तो 3 साल तक कुछ नहीं कहा था, फिर अब वो क्या बन जाएगा, टाइम बार्ड। बोलो क्या बन जाएगा, टाइम बार्ड, टाइम बार्ड डेप्ट। लेकिन समझो श्रुतिका, क्या तुम बुरी इंसान नहीं, अब तो तुम वैसे भी सीएस हो तो तुम्हें 10,000 रुपए देने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, तुम तो पहले भी देते लेकिन उसने मांगा ही नहीं, और तुम अगर अब आकर के दे दो तो क्या बदले में किसी कंसिडरेशन की जरूरत है? क्योंकि लीगल बाउंडेशन नहीं है, लेकिन अगर तुम फिर भी उसको दे दो पैसे को तो क्या तुम ये देखो कि अच्छा नहीं बदले में कंसिडरेशन होना चाहिए? नहीं, क्योंकि तुम वो 10,000 रुपए जब तुम लौटाओगे श्रुतिका सिद्धि को तो क्या उसके बदले कंसिडरेशन वो 3 साल से पहले लिया हुआ डेप्ट था? हाँ, तो एक टाइम बार्ड डेप्ट था, उसको अगर आप आज चुकाओ तो उसके लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं। तो देयर इज नो नीड ऑफ कंसिडरेशन टू पे अ टाइम बार्ड डेप्ट। बोलिए क्या? नो नीड ऑफ कंसिडरेशन टू पे अ टाइम बार्ड डेप्ट। एजेंसी क्रिएट करने के लिए भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं। यानी अगर हम किसी को अपना एजेंट बना रहे हैं तो एजेंट को हम पैसा दें। एजेंट कौन होता है? जो मेरे बिहाफ पे काम धंधा करता है, साइन वाइन करेगा, उसे हम पैसा दें, इसकी जरूरत नहीं, कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है टू क्रिएट एजेंसी। और अगर कोई गिफ्ट है, अगर कोई गिफ्ट है तो उसके लिए भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं। अच्छा, गिफ्ट के केस में वो आपका कोई नियर रिलेशन हो, जैसे ऊपर था एक्सप्रेस इन राइटिंग रजिस्टर्ड आउट ऑफ नेचुरल, लेकिन गिफ्ट के केस में कोई भी कंसिडरेशन जरूरी नहीं है और कोई नियर रिलेशन भी जरूरी नहीं है। यानी यहां पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला केस चल सकता है गिफ्ट के केस में। कौन से केस में? गिफ्ट के केस में। दोस्त वाला केस चल सकता है। ठीक है, दोस्त भी हटाओ, हम कहते हैं हम किसी को भी ऐसी हम दान पुण्य भी कर रहे हैं, चैरिटी, गुड, चल सकता है। हाँ जी बिल्कुल, उसमें नियर रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं। गिफ्ट के केस में ये सब क्या था बताओ? एक्सेप्शंस। क्या है बोलो? एक्सेप्शंस आर गिवन इन सेक्शन 25। सर सेक्शन नंबर याद रखें। हाँ, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दीज आर एक्सेप्शंस। किस चीज के एक्सेप्शंस? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट की ये 5 एक्सेप्शंस है। कौन से 5 एक्सेप्शंस है? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, इन राइटिंग, रजिस्टर्ड, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एंड पार्टीज आर नियर रिलेशन टू ईच अदर। अगर ये किसी पास्ट की वॉलंटरी सर्विस के लिए कंपेंसेट करने के लिए किया गया हो। अगर तीसरी चीज, वो किस चीज के लिए हो? टाइम बार्ड डेप्ट को पे करने का प्रॉमिस, एजेंसी क्रिएट करने पर, या गिफ्ट के केस में, उसके अंदर में तो नियर रिलेशन भी जरूरी नहीं। क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट। क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहला क्या है? वॉइड। ये सब नहीं पढ़ना है, मतलब हाँ आपको सीधे ये पढ़ाएंगे, वॉइड एंड वॉइडेबल। वॉइड एंड वॉइडेबल 2 शब्द पढ़ाएंगे। वॉइड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो। बोलो, एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो, उसे कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। जैसे हमने आपसे कहा कि मेरा गला खराब हो गया, अब हम गा नहीं सकते, वॉइड हो गया। और एक हमने कहा कंसिडरेशन नहीं है तो भी वॉइड हो जाता है। घोड़े के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, घोड़ा मर गया, वॉइड हो गया। ठीक है, तो वॉइड मतलब नॉट इन्फोर्सिएबल। अब क्या इसके लिए जाकर के कोर्ट में केस कर सकते हैं? नहीं, घोड़ा मर गया लेकिन हमको फिर भी चाहिए घोड़ा। नहीं, नहीं है, जिंदा ही नहीं है, तो कहां से करेंगे? तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइड।
तो void agreement is one which is destitute of all legal effects. What does this mean? This basically means कि इसके अंदर में कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं रह जाता है, कोई भी लीगल फाउंडेशन इसके अंदर नहीं रह जाता है. According to section 2J of Indian Contract Act, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Void means a lack of existence या फिर nullity. Void हम लोग बेसिकली पता है किस चीज को कहते हैं? जब कुछ ना हो. जैसे इस कमरे में कोई ना हो तो हम कहेंगे दिस रूम इज void. दिस रूम इज, वैसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब बनेगा? जब उसके अंदर में कोई भी वैलिडिटी ना हो, वो वैलिड नहीं है, तो हम कहेंगे वो क्या है? वॉइड है. अब सुनना मेरी बात को, एवरीबडी प्लीज लिसन, क्योंकि ये डेफिनेशन बड़ी मजेदार हमको हमेशा लगती है. डेफिनेशन सुनना. अच्छा, एक और इसी के साथ एक और बात बताएं. देखो आपकी बुक में बहुत सी, सुनो, आपकी बुक में बहुत सी चीजें दी हुई है. हमें इसको क्लासिफाई करना, इसको सेग्रीगेट करना कि मेरे को सिर्फ इतना मैटर पढ़ना है, वो आना बहुत जरूरी है. हम आपके लिए चीज यहां पे कर रहे हैं, और मैंने आपसे ये भी कहा कि जब आपका रिवीजन सेशन ओवर हो जाएगा तो हम आपके साथ में एक समरी शेयर करेंगे. जैसे ही मेरा रिवीजन सेशन आपके साथ ओवर हो जाएगा, हम आपके साथ में आपकी एक मॉड्यूल बेस्ड समरी प्रिपेयर करेंगे, ताकि उसमें भी आपको कोई दिक्कत न रह जाए कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना. लेकिन आप जब भी किताब को पढ़िए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमको कितना मैटर पढ़ना है, और उसको, उसी को हमें कई बार रिवाइज करना है. बिकॉज इवन व्हेन यू विल कम इन एग्जीक्यूटिव्स, आपको एक ये चीज मालूम होना चाहिए. होता क्या, हम लोग एग्जीक्यूटिव के अंदर में कई बार पढ़ लेते हैं उस मैटर को, बट कई बार पढ़ने के बाद भी दिक्कत ये रहती है कि सर उसको लिखना कैसे है. तो वो हम लोग फिर लिखना सिखाते हैं कि देखो, लिखना अगर है तो उसके ऐसे ऐसे करके नोट्स लिखो, उसको इस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है, या इस प्रकार से उसको आंसर करो. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो वॉइड अग्रीमेंट. वॉइड अग्रीमेंट का बेसिकली मतलब क्या हो गया? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल. तो एक ऐसा अग्रीमेंट या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि अब इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो, वो तब वॉइड कहलाएगा जब से वो इन्फोर्सेबल नहीं रहा. जैसे से फॉर एग्जाम्पल, हमने वही घोड़ा वाला कॉन्ट्रैक्ट माना, तो ए कॉन्ट्रैक्टेड विद बी की वो उसको घोड़ा सेल करेगा, उस समय वो वॉइड नहीं है. लेकिन इट विल बिकम वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी जब वो घोड़ा मर जाएगा देन इट विल बिकम क्या? वॉइड. अ कॉन्ट्रैक्ट विद सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो वॉइड तब कहलाएगा जब से वो इन्फोर्सेबल नहीं रहा. तो वो शुरुआत में वॉइड नहीं था, लेकिन जब से वो वॉइड नहीं रहा, सॉरी, जब से वो इन्फोर्सेबल नहीं रहा, तब से फिर वो क्या कहलाएगा? वॉइड. यानी जब से वो घोड़ा मर गया तब से इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल. तो अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बोलो, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल. नेक्स्ट, इलीगल अग्रीमेंट. इलीगल अग्रीमेंट, जहां पे देखो सारे के सारे इलीगल अग्रीमेंट्स आर ऑल्सो वॉइड. लिखिए, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड. हाँ, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड. अच्छा, जैसे अगर हमने घोड़ा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया और वो घोड़ा नहीं रहा, तो क्या वो इलीगल है? क्या मेरा ऐसा करना इलीगल है? इलीगल कब हुआ? जब वो किसी लॉ के अगेंस्ट हो. ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, इलीगल. मारने पीटने का कॉन्ट्रैक्ट किया, इलीगल. इलीगल का मतलब अगेंस्ट लॉ. बोलो, अगेंस्ट द लॉ अगर हो रहा है तो इट इज इलीगल. ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स. अब भैया इलीगल अग्रीमेंट किए हो तो कोर्ट में जाके केस तो करोगे नहीं. अरे उसको ड्रग्स बेचने का हमने पैसा दिया था, अभी तक ड्रग्स बेचा नहीं, तो उसको तो बाद में पकड़ेगा, पहले तुमको पकड़ेगा, है ना? तो ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड. लेकिन जरूरी है जितना वॉइड अग्रीमेंट है वो इलीगल होगा? जरूरी है? नहीं. तो ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट
आर नॉट इलीगल। ठीक है, आइए अब सुनिए आगे। एन इलीगल एग्रीमेंट इज वन विच लाइक द वॉइड एग्रीमेंट हैज नो लीगल इफेक्ट एज बिटवीन द इमीडिएट पार्ट। अब इसमें एक जो मेन क्रक्स तुम लोग को सीखना है वो सुनो। इन्होंने इनके साथ में दो कॉन्ट्रैक्ट किया। दो लोग का एग्जांपल ले लेते हैं, दिव्यांशु एंड उत्कर्ष। दिव्यांशु ने उत्कर्ष के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? दिव्यांशु ने कहा उत्कर्ष से कि उत्कर्ष भाई ऐसा करना, मेरे को दो चीजें चाहिए। ठीक है, उत्कर्ष जो है ना वो ठीक है, हाँ, उत्कर्ष एक सप्लायर है, वो जानवर भी सप्लाई करता है। ठीक है, तो इसने दो चीजों का कॉन्ट्रैक्ट किया। पहला इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मेरे को दो चीजें चाहिए। पहला, इसको एक पॉइजनस स्नेक चाहिए था जो कि एक मतलब प्रोटेक्टेड एनिमल था और उसको बेचना अलाउड नहीं था। ठीक है, और दूसरा जो है इसने एक नॉर्मल सा एक कुत्ता मांगा है। ठीक है, कोई भी किसी भी ब्रीड का दो चीजें इसने मांगी। एक कुत्ता है जो कि अलाउड है बेचना, और एक पॉइजनस स्नेक है जिसको बेचना अलाउड नहीं है, उसको बेचना इनफैक्ट इलीगल है। होता है ना, तुम लोग सुनते हो कि स्मगलिंग करते पाए, तो इलीगल है। दो चीजों का इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक इलीगल था और दूसरा लीगल था। बाद में ये हो गया कि भैया ये तो करना इलीगल है बेचना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ। लेकिन ये बताओ, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा रद्द हो जाएगा या फिर वो कुत्ता बेचने वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए एनफोर्स कर सकता है? कुत्ते वाले के लिए एनफोर्स कर सकते हैं, या वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा रद्द हो जाएगा? नहीं, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दोनों चीजें लिखी हुई थी, एक पैरा अलग था, दूसरा पैरा अलग था, तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तुम लोग मेरा सवाल समझे कि नहीं समझे? एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें एक पैरा में लिखा हुआ था कि वो स्नेक बेचेगा जो कि इलीगल था, और दूसरे पैरा में था कि वो कुत्ता बेचेगा जो कि लीगल था। स्नेक बेचना इलीगल है, तो क्या कुत्ता बेचने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाएगा? हाँ, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बने ना बने वो इनकी मर्जी, नहीं होगा या होगा वो ये लोग डिसाइड करेंगे। आप इतना बताइए कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ, हाँ जी, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। सुनो मेरी बात, इसे हम लोग कहते हैं कोलेटरल। बोलो क्या? एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोलेटरल, यानी उसके साथ साथ में लिखी गई सारी की सारी बातें वॉइड हो जाती। एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ में लिखी गई सारी की सारी बातें क्या बन जाती हैं? वॉइड। एनीथिंग विच इज रिटन अलॉन्ग विथ एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ लिखी गई सारी बातें वॉइड बन जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। बोलो समझे क्या? समझे कि नहीं समझे? देखो, पढ़ो क्या लिखा है। ट्रांजैक्शंस कोलेटरल टू इट माने टू इलीगल अग्रीमेंट ऑल्सो बिकम टेंटेड विथ इलीगैलिटी, यानी वो भी इलीगल का उसके ऊपर में पेंट दाग लग जाता है। बिल्कुल सही, एग्जैक्ट वर्ड। एंड देयरफॉर दे आर नॉट इनफोर्सिएबल। ठीक है, तो अगर एक हिस्सा इलीगल हो गया तो वो पूरा का पूरा इलीगल मान लिया जाएगा और उसमें से फिर कुछ भी हिस्सा इनफोर्सिएबल नहीं रहा। सर अगर अब इसको बदल दें, हमने कहा दो चीजों का कॉन्ट्रैक्ट, एक कुत्ते का एक घोड़े का, दोनों लीगल है। घोड़ा मर गया, कुत्ता जिंदा है, टाइगर जिंदा है, ऐसे कुत्ता जिंदा पे आ गया। दो चीजों का कॉन्ट्रैक्ट किया, एक घोड़ा एक कुत्ता, कौन मर गया? घोड़ा मर गया। ठीक है, ऐसे मूव ना रही, कॉन्ट्रैक्ट है,
Why are you imagining the घोड़ा इन कुत्ता? Don't imagine the घोड़ा इन कुत्ता. ठीक है. So there are two animals, one घोड़ा and one कुत्ता. Who died? घोड़ा died. ठीक है. Now is the contract of कुत्ता enforceable? क्या कुत्ते के लिए भी हम लोग केस कर सकते हैं? हाँ, यस, क्योंकि इस बार इलीगल नहीं था, वॉइड हो गया था, तो वॉइड के साथ का कोलेटरल वैलिड रहेगा, लेकिन इलीगल के साथ का कोलेटरल वॉइड हो जाएगा. समझे कि नहीं समझे? वॉइड के साथ कुछ भी लिखा चलेगा, इलीगल के साथ कुछ भी लिखा नहीं चलेगा. हाँ, आपको दो प्रोडक्ट सप्लाई करने वाले थे आज शाम को, उसमें से एक प्रोडक्ट ना किसी कारणवश टूट गया लाने ले जाने में, तो क्या पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा? नहीं, दूसरा वाला हिस्सा वैलिड रहे. ठीक है, अगर दो अलग अलग प्रोडक्ट थे तो. खैर, इसको हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में लिख नहीं रहे, बट फिलहाल सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि हाँ, इलीगल के साथ कोई भी चीज रहेगी तो वो इलीगल हो जाएगी, वॉइड मान लिया जाएगा इसको. अच्छा, वो भी यहां पे लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड कोलेटरल ट्रांजेक्शन कैन बी सपोर्टेड बाय अ वॉइड अग्रीमेंट. अच्छा, यहां पे छोटे में लिख लें, इलीगल का कोलेटरल वॉइड और वॉइड का कोलेटरल लीगल नहीं, वैलिड. कोलेटरल माने क्या होता है? कोलेटरल ऐसे तो मतलब हम लोग समझते हैं गिरवी रखना, यहां पे कोलेटरल का मतलब जो साथ में लिखा गया, कोलेटरल माने जो साथ में लिखा गया. तो वॉइड का कोलेटरल क्या होता है? इसके बाद हम लोग फ्लॉज इन कंसेंट के वो अनड्यू इन्फ्लुएंस, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ढेर सारे टॉपिक्स हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया? जस्ट टेक अ शॉर्ट 2 minutes ब्रेक प्लीज. Everybody in the live chat, please. Okay. Back to the syllabus. देखो भाई, अब हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या फ्लॉज हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में. ठीक है, अब हम लोग सीखने वाले हैं क्या क्या फ्लॉ हो सकता है कैपेसिटी में. 3 प्रकार के लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. पहला माइनर, दूसरा तुम्हारे जैसे ल्यूनेटिक, और तीसरा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. बताओ कौन कौन? माइनर इनके जैसे, ल्यूनेटिक पूरी क्लास जैसे, एंड तीसरा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. सर माइनर माने 18 साल से छोटे बच्चे को कहते हैं माइनर. ठीक है, एज पर आधार कार्ड. ल्यूनेटिक 18 साल से छोटा बच्चा, पीछे नहीं, और वो तक छोटा बच्चा नहीं है तो कोई नहीं. ल्यूनेटिक ऐसे ही करके हम लोग के फ्रेंड्स ग्रुप में देयर इज अ फ्रेंड जो कि एक्चुअली हम लोगों से एज में सबसे बड़ा है. ठीक है, एक होता है यूजुअली द पीपल इन द सेम क्लास ऑफ द सेम एज ग्रुप, बट ही इज 6 to 9 months अराउंड ओल्डर फ्रॉम ऑल ऑफ अस. ठीक है, बट एज पर आधार कार्ड ही इज 1 year यंगर फ्रॉम अस. तो हम लोग हर बार देखते हैं कि उसकी उम्र बढ़ी नहीं रही. एनीवेज, ठीक है, माइनर और ल्यूनेटिक्स. ठीक है, सो ल्यूनेटिक्स का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर में ऐसा पागल नहीं कहेंगे, ऐसे अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. इसके अंदर में कोई बीमार इंसान भी आ सकता है.
कोई पागल इंसान भी आ सकता है, हाँ, डिप्रेस्ड पर्सन भी आ सकता है, ड्रग्ड पर्सन भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। अ पर्सन हु इज नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन, यानी जो अपना सही निर्णय लेने की हालत में ना हो, हु इज नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग द राइट डिसीजन, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ल्यूनेटिक। एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, बोलो कौन? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। जैसे आपको मालूम है कौन कौन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, कौन कौन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है? तो कहा जाता है कि, अच्छा नीचे दिया हुआ भी है, अच्छे से भी आपको एक्सप्लेन किया गया है। कहा जाता है कि एनी फॉरेन एम्बेसडर्स, जैसे वो होते हैं राजदूत, कौन? राजदूत। तो जो राजदूत होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरा और कौन कौन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है? और कौन कौन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है? तो फिर फॉरेन एनिमी, एलियन एनिमी इसको कहते हैं, एनी एलियन एनिमी, या पर्सन कन्विक्टेड बाय लॉ। कोई जेल में बैठे बैठे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? जेल में बैठे बैठे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता भैया, ऑलरेडी जेल में हो, कितना जेल में डाल देंगे? अब जेल के अंदर में अगर कोई कुछ गलत कर जाए, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना करे, तो और क्या कहेंगे? और जेल के अंदर डाल देंगे? नहीं ना, पर्सन कन्विक्टेड बाय लॉ। इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट मतलब समझते हो? उसके पास कुछ जमीन जायदाद बची नहीं है, दिवालिया है, एग्जैक्टली। तो अगर किसी को दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो उसके ऊपर क्या ही, मतलब वो तो एकदम निश्चिंत आदमी होता है। किसी इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट का जानते हो क्या होता है? अगर कोई पर्सन अपनी लायबिलिटीज को नहीं चुका पाता है तो कोर्ट उसके सारे एसेट्स बेच करके पहले उसकी जितनी लायबिलिटी चुक रही है उतनी चुकाएगा, और फिर जब नहीं चुक पा रही है तो उसको दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट घोषित कर देगा। अब अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो वो मस्त आदमी है, वो एकदम कूल। ही इज लाइक कि क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है बताओ, क्योंकि इज नॉट एलिजिबल टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट। उसके ऊपर क्या इन्फोर्स कर लोगे? उसके ऊपर क्या इन्फोर्स कर सकते हो? कुछ इन्फोर्स नहीं कर सकते। उसके पास कुछ है ही क्या? कुछ नहीं बचा है। तो जिसके पास कुछ बचा ही नहीं, उसके ऊपर कुछ भी इन्फोर्सेबल नहीं। तो ये चार तरह के लोग हैं जो कि कौन है? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब जैसे देखो आपने ऊपर पढ़ा ल्यूनेटिक का एग्रीमेंट। किसका? ल्यूनेटिक का। अब ल्यूनेटिक में देखो बीमार लोग भी, ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक माने जो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे। ल्यूनेटिक में बीमार लोग भी आते, ठीक है, बीमार लोग भी आते हैं, इसमें पियक्कड़ लोग भी आते हैं, ड्रंकन पर्सन, ठीक है। किसका एग्जांपल? ये कौन बचा रह गया आज? उधर में वो कोने में वो दीदी, सूट नहीं करेगा पर ठीक है चलो चलेगा। क्या नाम दीदी? निहारिका। सूट नहीं कर रहा नाम के ऊपर में भी, लेकिन चलो ठीक है। निहारिका इज अ पियक्कड़ पर्सन, निहारिका इज अ पियक्कड़ पर्सन, ठीक है। एंड निहारिका, आपके दोस्त कौन आपके बाजू में? क्या? श्रुतिका। श्रुतिका इज अ नॉन पियक्कड़ पर्सन, ठीक है। तो निहारिका इज अ पियक्कड़ पर्सन। निहारिका को पीने के बाद कौन संभालता है? श्रुतिका संभालती है। अब एक दिन निहारिका क्या है, वो पीने के बाद शी इज लाइक द किंग। एक दिन इसने खूब पी लिया निहारिका ने, और उसके बाद निहारिका इज लाइक, बहन श्रुतिका तुम मेरी असली दोस्त हो, तुम ही तो हो। तो श्रुतिका कहती है, यस बहन यू आर राइट, ये प्रॉपर्टी के पेपर हैं। निहारिका कहती है, बताओ कहां साइन करना है? प्रॉपर्टी क्या पूरी जान तुम्हारे नाम है, लाओ साइन करते हैं। और श्रुतिका से नहीं, निहारिका ऐसे नशे की हालत में साइन कर दिया। भैया साइन तो साइन हो गया।
अब निहारिका अगले दिन जाकर के इसके घर के अंदर में, अच्छा इसको अब घर भी नहीं ले जाती, इसको सड़क के बाहर ही छोड़ देती, जैसी प्रॉपर्टी ना हो सड़क के बाहर ही छोड़ देती है। अब जैसे निहारिका अगले दिन अपने घर में जाती है, शिक्षिका कहती है टेंटन अब ये घर मेरे नाम है, देखो ये तुम्हारे सिग्नेचर्स, बताइए वैलिड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। वाई? बिकॉज हु इज ल्यूनेटिक? हु इज ल्यूनेटिक? निहारिका इज अ ल्यूनेटिक। अच्छा ये बताओ पियक्कड़ इंसान के लिए स्पेसिफिकली, जब वो इंसान नशे की हालत में है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब वो नशे की हालत से बाहर आए तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? तब कर सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि पियक्कड़ इंसान इज ऑलवेज डिस्क्वालिफाइड। पियक्कड़ इंसान इज डिस्क्वालिफाइड व्हेन वो पिया हुआ हो, यानी नशे की हालत में हो। इज दिस क्लियर निहारिका एंड श्रुतिका? यस। तो a lunatic is always disqualified? नहीं, जब वो उस हालत में हो then that person is disqualified। चलो ये था हमारा फ्लॉ इन कैपेसिटी। फ्लॉ इन कैपेसिटी तीन प्रकार से हो सकता है, बताओ किसका किसका? माइनर का नहीं कर सकता, छोटा बच्चा नहीं कर सकता, ल्यूनेटिक नहीं कर सकता, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं कर सकता। ल्यूनेटिक कब कर सकता है? जब वो स्टेट में हो कि वो सही डिसीजन ले सके। अच्छा माइनर के लिए भी एक पॉइंट याद करेंगे और लिख लेंगे। अ माइनर कैन डू अ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ नहीं, अ माइनर कैन डू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ कंसेंट ऑफ गार्जियन वगैरह नहीं। अ माइनर कैन डू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसिटी सप्लाइड टू इट। बोलो क्या? फॉर नेसेसिटीज सप्लाइड टू इट। उसको सप्लाई की जाने वाली नेसेसिटीज के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जैसे से फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन को एजुकेशन लोन चाहिए था, एक्स इज अ माइनर, उसको एजुकेशन लोन चाहिए। एक्स पर्सन को अपने खाने पीने के लिए पैसा चाहिए। तो ये सब क्या है? नेसेसिटीज है। अब भैया नेसेसिटी के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही सकते हैं ना, क्योंकि अगर तुम नेसेसिटी के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने दोगे, सुनना मेरी बात, अगर तुम नेसेसिटीज के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने दोगे तो फिर कैसे चलेगा? इज इट क्लियर और नॉट? तो जो नेसेसिटीज हैं, जो अर्जेंट चीजें हैं जो मेरी लाइफ को, अच्छा ये बताओ एक माइनर जाकर के कार खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लैपटॉप खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं। जो एकदम नेसेसिटीज है, नेसेसिटी माने खाना पीना, रहना, एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और वो उसके ऊपर में बाध्य यानी बाइंडिंग भी होंगे, लेकिन बाकी और किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इतनी आजादी माइनर को दिया गया ताकि वो कम से कम कुछ बेसिक चीजें तो अपनी चला सके। क्लियर और नॉट? ठीक है, जस्ट अ सेकंड प्लीज। मेरे पास आएंगे। नेक्स्ट, फ्लॉ इन कंसेंट। फ्लॉ इन कंसेंट का मतलब आपका कंसेंट यानी आपकी हामी हमने धोखेबाजी में लिया। अगर आपकी हामी धोखे से ले तो उसे हम कहते हैं फ्लॉ इन कंसेंट। जैसे मान लीजिए बंदूक की नोक पर आपसे साइन करवा लें, इसे कहेंगे फ्लॉ इन कंसेंट। तो फ्लॉ इन कंसेंट कितने कितने प्रकार का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से जरूर से पूछता है। देखो फ्लॉ इन कंसेंट में क्या क्या हो सकता है, आप ऊपर एक बार एक शॉर्ट में लिख लो, फ्रॉड, फ्रॉड, ये डिसीव करने के लिए किया जाता है। डिसीव करना मतलब धोखा देना, धोखा, धोखा या मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन, रॉन्ग स्टेटमेंट,
अनइंटेंशनली। सर ऊपर भी तो रॉन्ग स्टेटमेंट देंगे, लेकिन नीचे कैसे देंगे? अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली, इंटेंशन, इंटेंशन अली, अनइंटेंशनली। अगर कोई गलत स्टेटमेंट आप अनइंटेंशनली दें उसे क्या कहते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद कोअर्शन, कोअर्शन, और कोअर्शन का मतलब हो गया जबरदस्ती, फोर्सफुली। ऐसे हम भी जबरदस्ती लिखने वाले थे, फोर्सफुली, फोर्सफुली। और एक हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, दबाव में, वाह, दबाव। इन चारों ही केसेस में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉइडेबल। चारों ही केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइडेबल। सीएस वाले बच्चों, ये क्या है जानते हो? ये एक जादुई कैलकुलेटर। ये जब तुम लोग अपने एग्जाम में जाओगे तो तुम्हारे सीएसईटी के एग्जाम में कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, पता है? कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। और ये जब जाओगे तो ये दिखाई नहीं देता, ये मिस्टर इंडिया वाला कैलकुलेटर, ये एग्जाम्स में गायब हो जाता है। ऐसा कह करके हमने एक बच्चे को बुद्धू बना लिया। ठीक है, एक ही बच्चा बचाया बुद्धू बनाने के। ये भी सिद्धि है, कितने सिद्धि। तो हमने सिद्धि को बुद्धू बना दिया। सिद्धि ये जादुई वाला कैलकुलेटर है। ठीक है, ये समझ करके सिद्धि ये कैलकुलेटर खरीद लेती है। कितने रुपए का है? 5,000 रुपए का है। जादुई कैलकुलेटर है ना, 5,000 रुपए का है। ये बोल करके हम ये कैलकुलेटर बेच देते हैं। बाद में सिद्धि अपने एग्जाम में ऐसे ऐसे करके दिखा रही है वेबकैम के सामने, कैलकुलेटर कैलकुलेटर कैलकुलेटर। दिखाई नहीं दे रहा होगा आप, और सामने से आया योर कैलकुलेटर, यू कैन नॉट यूज कैलकुलेटर। ठीक है, तो सिद्धि इज लाइक शिट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा ये बताओ, फिर भी अगर सिद्धि को इस कैलकुलेटर से लगा हो ही जाए तो सिद्धि इसको एक्सेप्ट भी कर सकती, सिद्धि इसको एक्सेप्ट भी कर सकती है। सिद्धि इस कैलकुलेटर को एक्सेप्ट कर सकती है कि नहीं? और अगर चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकती है, हमको वापस भी कर सकती है, अपना पैसा वापस भी ले सकती है। तो वॉइडेबल माने जो वॉइड किया जा सकता है। अच्छा जैसे सुनना, अगर हम कहें ईटेबल, ईटेबल माने खा सकते हैं, कैन बी ईटेन। डुएबल माने जो कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही करके वॉइडेबल माने जो वॉइड हो सकता है। ये मतलब निकला। खुद से सोचो, ईटेबल खा सकते हैं, डुएबल कर सकते हैं, वॉइडेबल वॉइड बन सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? वॉइडेबल। अच्छा, और ये वॉइड बनाना है कि नहीं बनाना है, ये किसकी मर्जी? सिद्धि की मर्जी। ये तुमको डिसाइड करना है कि वॉइड करना है या इसको इग्नोर कर देना है, इसको वैलिड कर देना है। ठीक है, आपको मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना है तो रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, तो दिस इज क्या? वॉइडेबल। तो जब फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, कोअर्शन से या अनड्यू इन्फ्लुएंस से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। बोलो कौन से केसेस में कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल? फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन सभी केसेस में द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल इन दीज 4 केसेस। सब फ्रॉड माने एनी एक्ट डन विद द इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। दूसरे पार्टी को धोखा देने के पर्पस से, डिसीव करने की पर्पस से अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाए
तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रॉड। दूसरे पार्टी को फोर्सफुली अगर कोई, अच्छा ये हो गया धोखा देने के पर्पज से, हमने जानबूझ, हमको मालूम था जादुई कैलकुलेटर नहीं है, हमने धोखा दिया। और कोई चीज अगर हमको खुद नहीं पता है, हमको खुद नहीं पता था, हम आपको ये पेंसिल कर रहे थे, हमको पता था ये कि लैपटॉप पे चलती है, हमको नहीं पता था कि ये पेन एंड पेपर पे नहीं चलती, हमने आपसे कह दिया ये बेच करके कह रहे ये तो बढ़िया पेन है, ये सब जगह पे चलती है। हमने आपसे क्या कहा? सब जगह चलती है। इसका मतलब आप समझेंगे ना कि आप पेन पेपर पे भी चलती है। हमने आपको अनइंटेंशनली जानबूझ के नहीं, अनइंटेंशनली लेकिन गलत जानकारी दिया या नहीं दिया, इसे कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। रॉन्ग स्टेटमेंट देना लेकिन अनइंटेंशनल। कोर्शन मतलब फोर्सफुली, ठीक है, कोर्शन माने फोर्सफुली। जैसे से फॉर एग्जांपल एक्स कहे वाई से साइन कर दो नहीं तो गोली से उड़ा देंगे, एक्स कहे वाई से कि साइन कर दो नहीं तो फिर अभी कूद जाएंगे, यानी या तो तुमको मार देंगे या तो खुद मर जाएंगे, यानी कोई भी ऐसा काम धंधा कर बैठेंगे जो कि इलीगल है, तो उसे हम लोग कहते हैं कोerशन करना। और एक होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। से फॉर एग्जांपल एक दिन आपको आपके मान लो एक दिन आपको आपकी मम्मी बुलाती हैं और कहती हैं बेटा या बेटी, हमको पता है कि तुमको आने वाले समय में एक ट्रिप पे जाना था, कुछ घूमने फिरने जाना था। आप लोग कहते हैं हाँ मम्मी, हाँ ट्रिप पे जाना है, हाँ ऐसा है, जाओ अभी कुछ सामान वामान पड़ा हुआ है और घर की साफ सफाई भी काफी पेंडिंग है, जरा सा इसको जल्दी जल्दी करके दिखाओ। तो फिर सोचते हैं, ये बताओ आप किस दबाव में हो कि आपको ट्रिप पे जाना। इस दबाव का इस्तेमाल करके आपसे कुछ करवाया गया कि नहीं करवाया गया? करवाया गया। इसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या कहते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस। वैसे ही करके से फॉर एग्जाम्पल इन मैडम के पास में, या इसमें से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इसमें से हम एग्जाम्पल लेते हैं। कौन है भाई साहब? ठीक है, शशांक भाई साहब से हमने 5 लाख रुपए उधार लेके रखे हुए थे, ये नहीं, ठीक है, ऑल एग्जाम्पल्स आर फिक्टिशियस। शशांक भाई साहब से हमने 5 लाख रुपए उधार लेके रखे हुए थे। अब शशांक भाई साहब से हमने 5 लाख रुपए उधार लेके रखे हुए थे और शशांक आता है अचानक से हमसे कहता है, अरे सर वो आप ये वाला ऐसा है, ये वाला मोबाइल फोन मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, आप मेरे को ये मोबाइल फोन गिफ्ट कर दीजिए। हमने कहा क्यों? मैंने कहा गिफ्ट कर दीजिए। हमने कहा नहीं करेंगे। उसने कहा अरे वो 5 लाख रुपए बकाया है, आपको याद है आपने कहा था कि हम कुछ समय बाद कहेंगे। हमने कहा था चलिए ठीक है, हमको अभी चाहिए। और उस दबाव में आकर के फिर हमने एक गिफ्ट कर दिया। तो दिस इज क्या? आपका टीचर एक दिन आपको धमकाता है, आने वाले टेस्ट में अगर नंबर बढ़वाने हैं तो फिर जो तुम्हारी बाहर नई साइकिल जो खड़ी है वो एनीथिंग। तो इन दैट केस दिस इज जस्ट अ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस कौन बनाता है? when the parties are in near relation to each other। आपके माता पिता, आपका टीचर, आपका क्रेडिटर, वो क्या रखते हैं? वो आपके ऊपर दबाव बनाने की पोजीशन रखते हैं। ऐसे टीचर नहीं, ऐसे तुम लोग ऐसे मेरे को ऐसे मत देखना प्लीज, ठीक है, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो ऐसे लोग जो कि आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। और आपके ऊपर इस रिश्ते का कोई दबाव बना करके अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया गया तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को भी क्या कहते हैं? वॉइडेबल। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल लिया जाता है कि एक पिता ने अपने बेटे को इमोशनल करके, ब्लैकमेल करके उससे उसकी कार अपने नाम करवा लिया
तो फिर क्या वो वैलिड है? नहीं, इट इज वॉइडेबल। नेक्स्ट आइए देखते हैं विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। हम लोग को मेन क्रक्स क्या सीखना है? इन सभी केसेस में द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल। और एक आखिरी केस होता है, एक आखिरी केस होता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रॉड, नहीं मिस्टेक। क्या होता है? मिस्टेक। अगर मिस्टेक हो गया, अगर मिस्टेक हो गया मतलब गलती हो गई, तो भैया गलती हमसे भी हो गई, गलती आपसे भी हो गई। हम बेच रहे थे आपको घोड़ा, आपने समझा गधा। तो क्या हमारे बीच में म्यूचुअल कंसेंट था? क्या याद है आपको? हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बोथ द पार्टी मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। बोलो, आखिरी चार भी बोल दो। सेम थिंग इन द सेम थिंग सेम सेंस। तो सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब भैया हम कह रहे थे तुमको, देखो वो जो जानवर दौड़ रहा है दूर में, देख रहे हो मेरे खेत के अंदर में, वो तुमको बेचेंगे। हम जानते थे कि वो है घोड़ा और तुमको चाहिए था गधा। तो इन दैट केस क्या हमारे बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं, क्योंकि हमारे बीच में क्या हो गया? मिस्टेक। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ही नहीं, क्या बन जाता है? वॉइड। सभी लोग जो लाइव चैट में एक बार मेरे को एक फाइनल यस दें, क्योंकि इसके आगे के डिस्कशन हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक दो और टॉपिक्स हैं जो कि इसमें हमें डिस्कस करना है, बट इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। यस, ठीक है, चलो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।